हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी 7.0 पे आपका स्वागत है। यदि आप क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 के 15 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पदार्थ है? निम्न में कौन पदार्थ है? पहले आप जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन? एक होता है द्रव, दूसरा गैस और तीसरा ठोस। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है, निम्न में कौन पदार्थ है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, शीत, स्नेह, वायु और घृणा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि शीत ये पदार्थ है, नहीं है। स्नेह ये भी हमारा नहीं है। वायु, हाँ, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है। 3 में से एक आता है कौन? हमारा वायु। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन? वायु। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है कि इत्र की सुगंध का हवा में फैलना, स्याही का पूरे पानी में फैलना, या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पानी में डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्याही का पूरे पानी में फैलना। यह गैस का क्या है? एक विसरण का उदाहरण है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठीक है, हमारे पास लिक्विड है। क्या है? हमारे पास लिक्विड है। और लिक्विड जब यह गैस में परिवर्तित हो रहा है, जब यह लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टूडेंट, आपको पता होगा, आप ये पढ़े हैं। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, गैस का द्रव में परिवर्तन, इस नियम को हम लोग संघनन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संघनन। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन हमारा बोला है कि निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का, द्रव का, गैस का, या प्लाज्मा का? अब यहाँ से हम बता दें कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की ये 4 अवस्थाएं होती है, लेकिन हम ज़्यादातर स्कूल में हमें 3 ही चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है, ठोस के बारे में, द्रव के बारे में और गैस के बारे में। ठीक है, तो पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती है, और पदार्थ की 4 अवस्थाओं में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? ठोस का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा, ठोस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, बोला कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस अवस्था में, गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं। कौन सी अवस्था में अणु जो होते हैं उनकी ऊर्जा अधिक होती है? चलिए, यहाँ से हम देखते हैं। देखिए, ठोस अवस्था जो होती है, इसमें क्या होते हैं? इसमें जो अणु होते हैं एक दूसरे से परबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, द्रव में क्या होते हैं? द्रव में उनमें हल्के हल्के कम होते हैं, मतलब वो जुड़े होते हैं और वो कुछ दूर दूर पे, कुछ डिस्टेंस पे जुड़े होते हैं। लेकिन गैस में क्या होती है? गैस में जो हमारे जो अणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती है? बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। यानी कि गैस में अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस। क्लियर है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ठीक है, यहाँ से हमने क्या पढ़ा था? यहाँ से हमने पढ़ा था कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे आएगा कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जाएगा, ठोस में। ठोस अवस्था में अणुओं की जो ऊर्जा होती है वह सबसे कम होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, पदार्थ की किस अवस्था में अंत आणविक बल प्रबलता होता है? हम जानते हैं कि गैस अवस्था, ठोस में क्या होती है? जो हमारे पास ठोस है, तो ठोस में जो हमारे जो
मोलिकुल्स होते हैं, ठीक है, ठोस के अंदर जो मोलिकुल्स होते हैं वह एक दूसरे से अंतः आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए ठोस क्या होता है, मजबूत होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पदार्थ की किस अवस्था में अंतः आणविक बल प्रबलतम होता है, तो राइट आंसर हमारा जाएगा ठोस अवस्था में। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, निम्न में किसमें कणों की अधिकतम गति होती है, यानी जो हमारी जो कण होते हैं, जो मोलिकुल्स होते हैं, वह कौन सी अवस्था में सबसे ज़्यादा मोशन करते हैं, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो द्रव अवस्था में जो मोलिकुल्स होते हैं वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, यानी ठोस गैस अवस्था में हमारी कणों की जो मोशन होती है वो सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा जाएगा गैस अवस्था। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जल का क्वथनांक क्या है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 0 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, या 373 डिग्री सेल्सियस। चलिए तो यहाँ से हम अपना राइट आंसर देखेंगे। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक यानी जिस पॉइंट पे हमारा जल क्या होता है, उबलने लगता है, उसको हीट, वह पॉइंट जिसमें हीट देने पे हमारा जो वाटर है वो बॉइलिंग होने लगता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक, यानी उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोलता है कि शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन है शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, यानी कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 173 के, 273 के, 373 के, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 के। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर जाएगा हमारा आंसर 373 के राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ़ का गलनांक कितना होता है, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है। तो बर्फ़ का गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी और 273 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा सही जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, 300 केल्विन तापक्रम बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, 300 केल्विन तापक्रम किसके बराबर होता है, 27 डिग्री सेल्सियस का, 25 डिग्री सेल्सियस का, 200 डिग्री सेल्सियस का, या 273 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको बता दें, यदि हमारे पास कितना 27 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि यह 300 केल्विन है। कितना है, 300 केल्विन, यानी 300 केल्विन वो किसके बराबर हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, तो 25 डिग्री जो सेल्सियस है वो 298 केल्विन तापक्रम के बराबर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे से यहाँ सही होगा, 298 केल्विन सेल्सियस के बराबर होता है कौन, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर होता है, ठीक है, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, तो ये 373 डिग्री सेल्सियस है वो बराबर होता है 646 केल्विन के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही जाएगा, 646 केल्विन। क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैलती है, ठीक है। जब हम भोजन पकाते हैं या इत्र की जो गंध होती है वो ज़्यादा दूर तक फैलती है, ये किसके कारण फैलती है, विसरण के कारण, संगलन के कारण, वापन के कारण, या द्रवण के कारण। तो ये जो फैलती है विसरण के कारण,
ठीक है। विसरण में क्या होता है कि जो गंध होती है वो हवा में फैलकर एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, वो मोशन करती है। ठीक है, तो गर्म भोजन या इत्र की गंध एक जगह से दूसरी जगह फैलना यह किसका कारण है, यह विसरण के कारण होता है। किसके कारण, विसरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा सही हो जाएगा। तो आज ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है स्टूडेंट, तथा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वीडियो के माध्यम से जो आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन जो लगातार पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे आंसर आपको बताया जाएगा।